अस्सलामुअलैकुम। तारीख़ और तज्ज़िया के साथ डॉक्टर हसन बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आजकल मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बहुत नुक्ता अरूज को छू रहा है और ख़ास तौर पर आज जो हुकूमत ने अपोजिशन पर बाउंसर मारा है और तहरीक अदम एतमाद को जिस तरह ऐवान के अंदर कुचला है, उसने एक बड़ी शदीद तुंदो तेज़ सियासी बहस को जन्म दिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी हुकूमत ने किया है वो किन आइनी आर्टिकल्स को बरूए कार लाते हुए किया है। इसके अलावा अपोजिशन के पास अब आइनी ऑप्शन क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास अब कौन से रास्ते बचे हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात ये कि अब आइनी तौर पर हुकूमत के इन इक़दामात के नतीजे में आगे होगा क्या, पाकिस्तान का मुस्तकबिल और सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हुआ क्या है। अपोजिशन ने, जैसा कि सभी जानते हैं, कि एक अदम एतमाद की तहरीक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ लॉन्च की थी और इसमें उन्होंने उनका दावा है कि उनको तकरीबन 192-193 मेंबर्स की सपोर्ट भी हासिल थी। ये सपोर्ट उन्हें किस तरह हासिल हुई, इस बारे में हुकूमत का कहना था कि इसमें हॉर्स ट्रेडिंग और ब्राइबरी और रिश्वत का दखल था। लेकिन बहरहाल जो भी हो, कल रात तक सिचुएशन ये थी कि तकरीबन सबको यकीन था कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, क्योंकि अपोजिशन के पास रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा MNAs मौजूद हैं। लेकिन आज हुकूमत ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया और चैलेंज कर दिया ऐवान के अंदर ही तहरीक अदम एतमाद को आर्टिकल 5 के ज़रिए। अब आर्टिकल 5 है क्या? आर्टिकल 5 बेसिकली एक बड़ा वेग सा आर्टिकल है जिसमें सिर्फ लिखा है कि लॉयल्टी, स्टेट के साथ लॉयल्टी हर सिटीज़न की जिम्मेदारी है। और हुकूमत ने यह लाइन ली है कि ये जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन था ये गैर मुल्की इशारे पर था और हुकूमत का बयानिया इस सिलसिले में यह है कि जो धमकी आमेज़ लेटर भेजा गया वो तहरीक अदम एतमाद लॉन्च करने से पहले ही भेजा गया और उस लेटर में लिखा गया कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब करें तो आप वेस्ट के साथ अच्छा चल सकते हैं, वरना आप पर बड़ा बुरा वक्त आने वाला है। तो बेसिकली हुकूमत ने यह लाइन ली कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग, ये जो सारी ब्राइबरी हुई है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न था और इसके पीछे बैरूनी हाथ मुलव्वस था और कुछ लोगों ने अपने ज़मीर बेचकर, पैसे के बदले ज़मीर बेचकर नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के साथ डिसलॉयल्टी का सबूत दिया है, जिसकी बिना पर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। और इसी वजह से आर्टिकल 5 के तहत हुकूमत के पास ये अथॉरिटी है कि वो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को इस आर्टिकल की बिना पर रद्द कर दे और ये प्ली स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर कर ली और इसकी बिना पर नो कॉन्फिडेंस मोशन को क्रश कर दिया। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन जब ऐवान में टेबल होता है तो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और प्राइम मिनिस्टर उस दौर में कौमी असम्बली को तहलील नहीं कर सकता, जबकि नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर के पास आर्टिकल 58 के तहत ये इख्तियार है कि वो कौमी असम्बली को तहलील कर दे। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइज द प्रेजिडेंट टू डिसॉल्व द नेशनल असम्बली और अगर प्रेसिडेंट के पास मैक्सिमम ये इख्तियार है कि वो 48 आवर्स का डिले कर सकता है। अगर 48 आवर्स के अंदर अंदर प्रेसिडेंट ये नहीं डिसोल्यूशन की एडवाइस को मानता तो वो अज खुद इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन क्रश कर दिया गया तो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स आज़ाद हो गई और प्राइम मिनिस्टर ने आर्टिकल 58 के तहत कौमी असम्बली को डिसॉल्व करने की एडवाइस प्रेसिडेंट को भिजवा दी और प्रेसिडेंट ने उस एडवाइस पर फ़ौरन अमल करते हुए आज ही पाकिस्तान की कौमी असम्बली को डिसॉल्व कर दिया और आर्टिकल 48 के तहत अपनी पावर्स को इन्वोक कर लिया। अब आते हैं कि अपोजिशन के पास क्या रास्ता बचा है। कुछ अपोजिशन के सियासतदान, मरीम नवाज साहिबा भी उनमें शामिल हैं, वो तो बड़े बुलंदो बांग दावे भी कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि ये तो जी आर्टिकल 6 का केस बनता है। अब आर्टिकल 6 क्या है? आर्टिकल 6 बेसिकली ये है कि अगर कभी भी कोई भी पाकिस्तान के आइन को एब्रोगेट करने, मनसूख करने या इन एबेयंस रखने या सस्पेंड करने की कोशिश करे या उसको सबवर्ट करने की कोशिश करे तो उस पर संगीन गद्दारी या हाई ट्रीजन का मुकदमा बनता है। लेकिन ये बातें यानी कि सियासी बातों के तौर पर तो ठीक है और एक अवाम के अंदर भड़क मारने के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने किसी भी तरह ना ही आइन को एब्रोगेट किया है, ना ही उसको इन एबेयंस रखा है, ना ही उसको सस्पेंड किया है। तो आर्टिकल 6 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ इंडियन आउटलेट्स ने इस बात को उछाला है, लेकिन ये बात अपोजिशन वाले भी जानते हैं कि आर्टिकल 6 का लीगली इस सारे सिनेरियो में कोई रोल नहीं है और उन्होंने जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है वो आर्टिकल 6 की बेस पर नहीं करवाई, वो आर्टिकल 17
और आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जमा करवाई। आर्टिकल 17 बेसिकली फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का को जो है रिप्रेजेंट करता है और ये फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर के अंदर शामिल है। अब इसमें बेसिकली बात यह है कि वो कह रहे हैं कि हमारा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इस एक्ट के ज़रिए, इस गैर आइनी एक्ट के ज़रिए जो गवर्नमेंट ने किया है उसके ज़रिए मुतासर हुआ है। और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 66 में ये लिखा हुआ है कि कौमी असम्बली के मेंबरान की तमाम पावर्स अकॉर्डिंग टू लॉ यूज़ की जाएंगी। और अपोजिशन ये प्ली ले रही है कि जो काम आज पाकिस्तान कौमी असम्बली के स्पीकर ने किया है वो अकॉर्डिंग टू लॉ दुरुस्त नहीं है। उसने अपनी बाउंड्रीज को या अपनी हदूद से तजावज़ किया है, वो लॉ के अंडर नहीं है, तो आर्टिकल 66 के तहत वो ये काम नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 66 और आर्टिकल 17 की बेसिस पर आर्टिकल 184(3) को इन्वोक करने की कोशिश की गई है जो कि सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक़ रखता है। और आर्टिकल 184(3) में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली इंटरवीन कर सकती है और ऑर्डर दे सकती है अगर फंडामेंटल राइट्स पर किसी किस्म का कोई सबवर्ट करने की उन्हें कोशिश की गई हो या उनको कुचलने की कोशिश की गई हो, तो तब सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकता है। बेसिकली अपोजिशन चाह रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मुदाखलत करे और स्पीकर के एक्ट को गैर आइनी करार देकर क्वाश कर दे और उसके बाद दोबारा से नो कॉन्फिडेंस मोशन की वोटिंग कौमी असम्बली में हो। और जो बेसिकली बात यह है कि अगर स्पीकर का जो ये ऑर्डर है ये मनसूख हो जाता है तो इस ऑर्डर की बेस पर ही आगे जो सारी कानूनी इमारत खड़ी हुई है, जिसकी बेस पर प्राइम मिनिस्टर की पावर्स बहाल हुई, जिसकी बेस पर प्रेसिडेंट ने कौमी असम्बली तहलील की, वो सारा कुछ भी गैर कानूनी हो जाता है। तो कौमी असम्बली को दोबारा से वजूद में आना पड़ेगा और नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोट करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के पास 184(3) का एक तो ऑप्शन है, इसके अलावा उनके पास एक और भी ऑप्शन है जिसके ज़रिए वो इस मामले में मुदाखलत कर सकते हैं, वो है आर्टिकल 187। आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुल्क में जस्टिस को अपहोल्ड किया जाए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कभी ये समझती है कि जस्टिस के तकाजे पूरे नहीं हो रहे तो तब भी वो इंटरवीन कर सकती है आर्टिकल 187 की बेसिस पर और ये जायज़ा ले सकती है कि जस्टिस के तकाजे पूरे हुए या नहीं, फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला भी दे सकती है। लेकिन इस सिलसिले में एक और भी आर्टिकल है, और जहाँ आर्टिकल 187 तो काफ़ी वेग आर्टिकल है, ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा क्लियर कट है और ये आर्टिकल है आर्टिकल 69। और आर्टिकल 69 में ये बात बहुत क्लियरली लिखी गई है कि कौमी असम्बली के अंदर जो भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं या जो भी प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, जो कंडक्ट ऑफ असम्बली है या जो ऑफिसर्स ऑफ द नेशनल असम्बली का असम्बली को चलाने का बिजनेस का तरीका है या जिस तरह वो उसको चला रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। ये आर्टिकल 69 बेसिकली पाकिस्तान के आइन के एक बहुत अहम प्रिंसिपल को सेफ गार्ड करता है जो कि सेपरेशन ऑफ पावर्स। कुछ पावर जुडिशरी के पास हैं तो कुछ पावर लेजिस्लेचर के पास है और ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेचर के पास हैं जो कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर वगैरह होते हैं। तो आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट ये लाइन बड़ा क्लियरली ले सकता है कि ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में चीज़ नहीं आती। दिस इज अ मैटर रिगार्डिंग टू द पार्लियामेंट एंड द ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड इफ द स्पीकर हैज़ इन्वोक्ड आर्टिकल 5 ही कैन डू दैट। और उसकी बेस पर नो कॉन्फिडेंस मोशन क्वाश भी हो सकता है और उसकी बेस पर असम्बली तहलील भी हो सकती है। और मज़े की बात यह कि अभी एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह प्ली गवर्नमेंट की एक प्ली पर ली, जब गवर्नमेंट की तरफ से एक पटिशनर ने एतराज़ किया और गवर्नमेंट के हक़ में पटिशन दी कि सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी चाहिए जो कि नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ जो है वो कौमी असम्बली के अंदर साजिशें हो रही हैं या जो हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह चल रही, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह प्ली ली कि आर्टिकल 69 के तहत वी कैन नॉट इंटरवीन इन साइड द नेशनल असम्बली। तो अगर वो इस मामले पर भी यही लाइन लें तो गवर्नमेंट का जो ये उन्होंने आज मूव चली है ये मुकम्मल तौर पर कामयाबी से हमकिनार हो जाएगी। आखिर में हम बात करते हैं कि अब होगा क्या। तो जो आइनी तरीक़ाकार है वो ये है कि असम्बली तो अब तहलील हो चुकी, लेकिन आर्टिकल 224A के तहत जब तक नया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और केयर टेकर सेटअप नहीं आता तब तक इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर या मौजूदा प्राइम मिनिस्टर अपने ओहदे पर बरकरार रहेगा। और जो केयर टेकर सेटअप है वो प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रेसिडेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेसिकली 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस को कॉल करे और उसके अलावा वो एक केयर टेकर सेटअप के लिए प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन से नाम मांगे। और अगर उनका किसी नाम पर 3 दिन के अंदर इत्तफाक हो जाता है तो केयर टेकर सेटअप मार्जे वजूद में आ जाएगा। अगर उनका इत्तफाक नहीं होता
तो फिर आर्टिकल 224A के अंडर ये लिखा हुआ है कि उसके बाद एक कमेटी बनाई जाएगी 8 मेंबरान की, जो कि स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली, जो अब डिसॉल्व नेशनल असम्बली है, उसका स्पीकर बनाएगा, जिसमें 4 मेंबर अपोजिशन के और 4 मेंबर हुकूमत के होंगे, और वो मिलकर केयर टेकर सेटअप के नामों को फाइनलाइज करेंगे विद इन 3 डेज। और अगर उनका भी इत्तेफाक नहीं होता तो फिर मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाएगा। अब आखिर में एक छोटी सी बात मैं खुद कहूँगा कि क्या ये सारा कुछ जो हुआ ये जस्टिफाइड था, क्या ये आइनी था? अगेन आइन की तौर बेसिस पर आप जस्टिफाई गवर्नमेंट के इकदाम को कर भी सकते हैं, लेकिन इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्या चीज़ मुल्क के मुफाद में है। तो बस एक छोटा सा पॉइंट टू पॉन्डर एंड में दूंगा, वो ये है कि टाइम्स नाउ और अर्नाब गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी जैसे चैनल मुकम्मल तौर पर शादियाने बजा रहे थे कि आज नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब होगा, जो अमरीकी इशारे पर गवर्नमेंट के मुताबिक, गवर्नमेंट कहती है अमरीकी इशारे पर किया गया, और आज जो है वो उन सब पर बड़ी मुर्दनी छाई हुई है, और वो इस तरह के बेवकूफ़ाना और जाहिलाना नारे भी लगा रहे हैं, जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के कुछ सियासी लीडर भी लगा रहे हैं कि इधर को आर्टिकल 6 लगता है, ये लगता है, वो लगता है। तो दुश्मन की चाल को देख कर भी बंदे को कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि दुश्मन क्या चाहता है, तो फिर हमें किस तरह दुश्मन की चालों से बचना चाहिए। बस यही एंड पे छोटी सी बात कहूँगा। डॉक्टर हसान बुखारी को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल तारीख़ और तज्ज़िया को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।